से बंद कर लें। पुनः शरीर को स्थिर रखकर वाणी के व्यवहार को विराम देकर मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करें। पुनः जीवन की उन्नति हेतु आवश्यक विचार प्रश्नों पर मन को केंद्रित करें। स्वयं के विषय में जागरूकता का निर्माण करें। जीवन के सत्य की ओर विचार करने के लिए मन को तत्पर करें। इस जीवन का सत्य क्या है, मैं उस सत्य से कितना परिचित हूँ और उसको जानने न जानने से मुझे क्या लाभ या हानि हो रही है। उन बातों पर मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करें। इन प्रश्नों का उत्तर हमें यथावत प्राप्त हो, इस हेतु ज्ञान स्वरूप विद्या स्वरूप प्रभु का हम स्मरण करें। धीरे धीरे नेत्रों को खोल ले वे। सरल आध्यात्मिक जीवन विकास शिविर में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। कुछ आलस्य सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है। तो अब ठीक हो गया है। जिसने नहीं पी वो भी ठीक है। पीने वाले तो पी के हो गए होंगे, नहीं पी उनका क्या। मुझे लग रहा है आज से दोपहर का खाना थोड़ा ज्यादा हो गया है। आदमी ढीले ढीले आ रहे हैं, लोड कुछ ज्यादा ही डाल दिया है। मैं कल ही कह रहा था यहाँ फायदा भी और खतरा भी है। तो चलो, जो भी है, भोजन तो किया था कि नहीं किया था? उसी का ही असर है, लगता तो है। अच्छा, ये आज दोपहर का भोजन जो किया था, ये किसने किया था?
प्रश्न समझ में आया है नहीं आया? आज दोपहर को जो भोजन किया वो किसने किया था? आपने किया था या आपकी जगह कोई और आ गया था? हैं? देखो कहीं आपके हिस्से का दूसरा कोई आके ना खा गया हो। तो भोजन आपने किया था किसी दूसरे ने किया था? आपका भोजन आपने ही किया था, दूसरा तो नहीं लेके गया ना। तो इसका मतलब आप अपने आप को जानते हो। आपने जब किया है अपने हिस्से का तो इसका मतलब है आप अपने आप को जानते हो, पहचानते हो। हमारी कोई यदि हमसे पहचान पूछे तो हम अपनी क्या पहचान देंगे? नाम बताएंगे और कहाँ से आए हैं और जो सुबह बताया 6 बातें, 5 बातें तो पक्की उसमें से, नाम, सरनेम, प्लेस, एजुकेशन, डेजिग्नेशन, जो भी है ये सारी चीज़ क्या है? हमारी अपनी, जिसका हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी पहचान से हमारा व्यवहार चल रहा है, हमारे जीवन के कामकाज चल रहे हैं, और ये पहचान भी अपना एक महत्व रखती है और उसी के हिसाब से हम उसका लाभ भी ले रहे हैं। पर जो पहचान हम अपनी दे रहे हैं, कह रहे या कर रहे हैं, ये हमारी व्यवहारिक पहचान है या हमारी वास्तविक पहचान है? ये कौन सी पहचान है हमारी? व्यवहारिक पहचान है, क्योंकि ये नाम की जरूर अपने लिए या दूसरे के लिए? सरनेम भी सारे व्यवहार के लिए हैं, पद, प्रतिष्ठा, नाम, गांव, धाम जो भी है, इससे दूसरों से हम क्या होते हैं? थोड़े भिन्न होते हैं और हमारी अपनी क्या बनती है? उससे आइडेंटिटी बनती है। तो ये तो हमारी क्या हुई? व्यवहारिक पहचान। और हम भी अपने आप को कैसा मानते हैं? अपने आप को किस रूप में जानते हैं? उसी हिसाब से समझ में आ रही है बात? यानी जो हमारी व्यवहारिक पहचान है, हम स्वयं से भी जब अकेले होते हैं और जब अकेले के बारे में देखते हो कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं, तो क्या दिखता है? वही दिखता है जो मैं हूं। यानी लोग मुझे जिस रूप में जानते हैं, मैं खुद को भी उसी रूप में जानता हूं, और यही मुझे अपनी पहचान लगती है। ज्यादा से ज्यादा और पहचान क्या होगी? ये अपना शरीर हमें क्या लगता है? हमारी अपनी एक पहचान लगता है। जब आईने के सामने खड़े हो जाते हो तो क्या अनुभव होता है? कौन है? खुद गब्बर। जब आईने के सामने खड़े हो जाते हो तो यही लगता है ना, ये कौन है? मैं हूं। तो ये क्या है? मेरी अपनी पहचान है, और मैं इसी रूप में स्वयं को भी जान रहा हूं। अच्छा, पहचान अपनी वास्तविक होनी चाहिए या मिथ्या होनी चाहिए? तो ये जो पहचान है, ये हमारी वास्तविक पहचान है या व्यवहारिक पहचान है? तो आपकी वास्तविक पहचान क्या है? यदि ये व्यवहारिक पहचान है तो आपकी वास्तविक पहचान क्या है? और आप आपकी वास्तविक पहचान के अनुरूप क्या कर रहे हैं? किस रूप में अपने आप को देखते हैं जीवन में? व्यवहारिक हमारी पहचान बन रहा है, यानी ये व्यवहारिक जो पहचान है वो हमारी वास्तविक पहचान है। आईने के सामने हम जो है वही हमारी पहचान है, या इससे भिन्न भी कोई हमारी पहचान हो सकती है या है? क्या लगता है आपको? हो सकती है? इससे अलग हमारी कोई पहचान हो सकती है? जो दिख रहा है, लग रहा है, वही ठीक है? हो सकती है। कैसे?
कैसे, क्या हो सकती है? राम जी भाई हो, आप देख लो, राम जी भाई की अलग क्या पहचान होगी? अब सद्गुण तो जीवन का, हाँ जी, जी जी, हो रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है। यानी जन्म से इस यात्रा का प्रारंभ हो रहा है, पर मृत्यु भी तो शाश्वत है, वो भी दिख रहा है कि एक दिन जाना तो पड़ेगा। और उस दिन पहचान का क्या करोगे? गब्बर गया और उसकी पहचान भी गई। एक तो ये है कि गब्बर भी गया और उसकी पहचान भी चली गई। पर सुरेश भाई जी एक अलग बात कह रहे हैं कि प्रारंभ जो हो रहा है वो एक जैसा हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। सबका प्रारंभ एक जैसा हो रहा है, अलग अलग हो रहा है? अलग अलग हो रहा है, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई सुखी कोई। तो इससे क्या पता चलता है? कोई अकाउंट शायद कहीं चल रहा है। और उस यदि अकाउंट चल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मान रहे और दिख रहे वो उतना पर्याप्त, कुछ इससे अलग भी है या हो सकता है। तो थोड़ी बात आगे बढ़ रही है। तो क्या लगता है, जिस रूप में स्वयं को जान रखा है, मान रखा है, उससे व्यवहारिक फायदा तो ले रहे हैं, पर इस रूप में मानने के कोई घाटे भी हो रहे हैं क्या? स्वयं के इस स्वरूप में स्वयं को जानने के व्यवहारिक लाभ तो हम ले रहे हैं अपनी जगह, पर यही अपना वास्तविक अपनी पहचान मानकर जीने का घाटा भी कोई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या लग रहा है आपको? हो रहा है कोई घाटा उससे? वो जैसे विषय खुलेगा आपको पता चल गया। बात पकड़ के रखना दिमाग में कि फायदे तो इसके अपनी जगह हैं पहचान के, पर इस पहचान, केवल यही पहचान के आधार पर चलने के घाटे भी हो रहे हैं क्या? ये विचार करने की बात है। तो स्वयं के विषय में अभी जो कुछ भी सामने आ रहा है वो यही आ रहा है कि भाई जो दिख रहा है वही सत्य है, कि इससे अलग सत्य आप कुछ हाँ हाँ तो कर रहे हो कुछ लोग, पर खुल नहीं पा रहे हो, खुल नहीं पा रहे हो। जैसे सब्जी दोपहर को हमने खाई, दाल खाई, तो कैसी लगी आपको? स्वादिष्ट थी, बढ़िया थी। मैंने भी 2 कटोरी तो लगा दी पूरी, थी बढ़िया थी, वास्तव में अच्छी लगी, टेस्टी थी। क्या टेस्टी था? माफ करना, मेरा थोड़ा गोल गोल घुमाने का और बार बार पूछने का है। तो दाल टेस्टी थी, आपका ये कहने का है। दाल टेस्टी थी, आप जब ये कहते हो तो दाल में क्या टेस्टी था? मसाला मतलब क्या? छौंक, स्वाद। तो स्वाद किस चीज का था? ये तो वही राम जी भाई के घर का, बोले श्याम जी के भाई, श्याम जी भाई तो बोले राम जी भाई के घर के भाई। अरे भाई राम जी भाई कोई नहीं जानता। तो जो स्वादिष्टपन है, आपने कहा दाल टेस्टी थी, तो दाल में मैं पूछ रहा हूं क्या टेस्टी था? तो आपने कहा स्वाद, तो स्वाद के ही तो टेस्ट कहते हैं। तो आपने कहा छौंक, पर छौंक भी क्या होता है? छौंक मतलब क्या? तो मतलब अब एक चीज थी या अनेक चीज थी? तो टेस्ट एक चीज का है या अनेक का है? सबका मिलकर के है, यानी टेस्ट सब चीजों का मिलकर है या किसी एक चीज का है? पर इसमें नमक भी है कि नहीं है? इसमें नमक का टेस्ट भी है कि नहीं जुड़ा हुआ? इसको अलग कर सकते हो क्या? जब आप ये कह रहे हो दाल टेस्टी है, तो उसमें नमक भी अंदर इंक्लूड है कि नहीं है, जुड़ा हुआ है कि नहीं है? पर क्या उस नमक के टेस्ट को अलग आप अनुभव करते हो, या वो दाल के टेस्ट में ही आपको नमक का टेस्ट मिलता है? अलग नहीं मिलता ना। तो अब जरा बताओ, दाल टेस्टी है तो उसमें नमक भी है या नहीं है? पर आप जब कहते हो दाल टेस्टी बनी है, तो आप किस चीज को कह रहे हो?
सारे को या एक को? मिला करके ही कह रहे हो ना। पर उसमें नमक भी तो, पर उसको आप अलग से नहीं देख रहे, ना कह रहे हो। अच्छा जरा विचार करो, ये जो जीवन भी अभी दिखता है, ये अभी जो जीवन भी दिख रहा है और जिस स्वरूप में दिख रहा है, जैसा हम अभी मान रहे हैं, ये जो सारा मिला हुआ है या कोई एक चीज का है? अभी समझ रहे हो? ये पूरा जो अभी आप अपने आप को जिस स्वरूप में अनुभव कर रहे हो, ये कई चीजों का इसमें मिला हुआपन है या कोई एक चीज का है? ये पूरा जीवन क्या है? कई चीजों से मिला हुआ है, कई चीजें इसमें जुड़ी हुई है, तब जाके जीवन का टेस्ट आ रहा है। कई चीज इसमें जुड़ी हुई है, पर इसके अंदर क्या क्या जुड़ा हुआ है उसे हमें थोड़ा अलग करना पड़ेगा। दाल में नमक ढूंढना है। समझ में आ रही? दाल के टेस्ट में क्या ढूंढना है? नमक ढूंढना है। तो अभी हमें जो जिस रूप में जीवन दिखाई दे रहा है, जिस स्वरूप वाला दिखाई दे रहा है, ये उसका वास्तविक स्वरूप है या इसमें कोई और भी जुड़ा हुआ है? ये हमें क्या करना है? अलग करके देखना है। क्योंकि हम यहां अभी क्या विचार करने बैठे हैं? अपनी वास्तविक पहचान। और वास्तविक पहचान करने से फायदा होता है कि घाटा? ये हम बस अपने फायदे घाटे के लिए बैठे हम यहां। यदि अभी जिस पहचान को लेकर चल रहे हैं, यदि जो वास्तविक चीज है वो उसको पहचान ले, फायदा ज्यादा हो जाएगा, तो दिक्कत क्या है बताओ? और अच्छा रहेगा हमारे लिए, वो इससे और अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब इसकी स्थिति देखो पूरी की पूरी, कि इसकी कितनी कितनी अवस्थाएं बनती है। हमारी लाइफ की, जीवन की अवस्थाएं कितनी बनती है। एक तो होता है गर्भ में जन्म, माता के गर्भ में होना। फिर दूसरी कब स्थिति बनती है? जन्म होने पर। फिर बालक, युवा, फिर वृद्ध, फिर मृत्यु। तो इतनी अवस्थाएं बनी। इन सारी अवस्था के अंदर क्या कॉमन रहा और क्या जनरल रहा? मतलब क्या विशेष रहा? पूरी लाइफ हमारी कहां से स्टार्ट हुई? जन्म से। और एंड कहां हुआ? मृत्यु पर्यंत। पूरी लाइफ के अंदर क्या कॉमन है और क्या विशेष है? आत्मा तो अभी ढूंढ, क्या पता, अब नमक तो अभी जन्म से, ध्यान से सुना, जन्म से मृत्यु पर्यंत क्या जनरल था, कॉमन क्या है? शरीर और उसके साथ होने वाली क्रियाएं। ये कैसी है? सामान्य है। हाँ, मृत्यु होने पर शरीर जैसा था वैसा का वैसा ही है, कोई बाल भी जड़ा नहीं है जी। लेकिन क्रियाएं सारी बंद हुई। ये बात समझ में आ रही है? यानी जन्म से लेकर, जहां से जन्म प्रारंभ हुआ तो मृत्यु पर्यंत, इसके अंदर एक चीज सामान्य क्या देखने को मिल रही है? क्रियाएं। शरीर में क्या देखने को मिल रही है? क्रियाएं। पर एक एंड जो है, वहां फिर क्या देखने को मिल रहा है? शरीर तो देखने को मिल रहा है, शरीर में से एक बाल भी जड़ा नहीं है, पर क्या देखने को नहीं मिल रहा है? ऐसा क्यों है? आत्मा किसने देखी? आत्मा किसने देखी है? ऐसा क्यों है? यह विचारने की बात है। कुछ तो ऐसी प्रक्रिया हो रही है मृत्यु के समय शरीर के अंदर या शरीर के बाहर, जो भी कि अब तक क्रिया करने वाला सामर्थ्य शरीर का अब नहीं रहा। यानी आरंभ से लेकर एंड तक इसमें कई क्रियाएं चलती रही, पर लास्ट में कुछ अब ऐसा दिख रहा है कि बॉडी है, पर कुछ विशेष जो क्रिया इसमें होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? करने वाला सामर्थ्य, बाल तो वही है, किडनी भी वही है, लंग्स भी वही है, बॉडी के सारे पार्ट्स भी वही हैं। एज इट इज बॉडी वहां है कि नहीं है? एज इट इज। गाड़ी में आपके कोई प्रॉब्लम आता है, कार्बोरेटर आप बदल दो, फिर गाड़ी क्या करने लगती है?
कार्बेटर में प्रॉब्लम आया, कार्बेटर चेंज कर दिया तो गाड़ी फिर क्या करेगी? स्टार्ट करेगी। इंजन के पिस्टन चले गए तो आपने फिर नए पिस्टन डाल दिए इंजन में, तो फिर गाड़ी क्या करेगी? चलेगी। पार्ट्स बदल दो, गाड़ी अपना काम स्टार्ट कर दी थी। यानी पावर बॉडी का, इस शरीर का अपना है या आप इससे कुछ अलग बात करना चाहते हो? वो उसमें नहीं है। वो ऐसा कैसे पता चलेगा चला गया है? तो आपका कहना है जो क्रियाएं बंद हो गई, तो इसका मतलब है क्रिया जिस पावर से होती थी वो पावर नहीं है। आपकी घड़ी चल रही थी, चलते चलते घड़ी क्या हो गया? यदि पार्ट सारे परफेक्ट है तो इसका मतलब क्या है? क्या हो गया? सेल डाउन हो गया। कुछ घड़ी में ऐसा भी आता है ना कि उसमें सेल रिप्लेस, मतलब उसमें सेल बदल नहीं सकते, सेल गया मतलब घड़ी फेंक दो। और कुछ में तो क्या होगा, फिर सेल डाल दोगे तो घड़ी। तो हमारा तो यही अभी जानने का प्रयत्न करें, चलते चलते घड़ी रुक गई है, पार्ट सारे वैसे ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या गया? सेल गया। तो पार्ट्स घड़ी को चलाते हैं, जितना सच है उतना ही एक सच और क्या है, उसको क्या चाहिए? पावर भी चाहिए। पर यहां डिफरेंस ये आ रहा है कि यदि कोई पार्ट्स में प्रॉब्लम आ जाए तो पार्ट्स को क्या किया जा सकता है? रिप्लेस किया जा सकता है, बदला जा सकता है। और पार्ट्स बदल दो तो घड़ी फिर क्या कर देगी? चालू कर देगी। पर यदि सेल को रिप्लेस नहीं कर सकते और पार्ट्स बिल्कुल ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? ये अब बंद क्यों हो गई है? पावर नहीं है। ये बात पकड़ में आ रही है आपको? तो आपको क्या लगता है, ये लाइफ में जो जन्म से सारी क्रियाएं चल रही है, जो एंड तक दिखती है और एंड में नहीं हो रही है, तो सारी चीजें ठीक होते हुए भी नहीं हो रही है, या इसमें कोई अभाव आया है इसलिए नहीं हो रही है? और वो अभाव को आप कह रहे पावर नहीं है, पावर जो मिल रहा था वो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हम जो देख रहे हैं अभी, या जो हमारी पहचान है, हम वही हैं या इससे अलग भी कुछ है? हम यही हैं या इससे अलग भी कुछ है? घड़ी को चलाने के लिए पार्ट्स चाहिए, जितना सत्य है उस घड़ी को चलने के लिए पावर चाहिए, वो भी उतना ही सत्य है। पार्ट्स है पर बिना पावर का पार्ट्स किस काम का? और पावर है और पार्ट्स नहीं तो भी कोई मतलब नहीं। दोनों चाहिए, अपने अपने स्थान पे दोनों की वैल्यू है, पर दोनों अलग तो है। ये बात तो समझ में आ रही है? तो बिल्कुल यहां भी क्या लग रहा है कि जो जीवन शुरू से चलना चालू हुआ, हिलना डुलना, वो लास्ट में जाकर के थम गया। तो किसी पार्ट्स में प्रॉब्लम हुआ है, केवल उसी कारण थम गया है? पावर नहीं रहा उस कारण भी थम गया है? पावर नहीं रहा है, ऐसा एक हमें समझ में आ रहा है अभी, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। तो इससे अब ये बात निकल के आ रही है तो फिर कि हम जो मान रहे हम उतना नहीं है, इससे अलग भी कुछ है। तो आपको क्या लगता है, हम पार्ट्स है या पावर है, या दोनों ही है? फिर से कह रहा हूं, हम पार्ट्स हैं, पावर है या दोनों है? विथ पार्ट्स जो है वो तो है हमारी व्यवहारिक पहचान। विथ पार्ट्स जो है वो तो क्या है? हमारी पहचान। और जो इससे अलग कर दो पार्ट्स, या तो इसमें से क्या लग रहा है, हम क्या है, पार्ट्स है या पावर? पार्ट्स का मतलब क्या होगा? जो हमें दिख रहा है, जिस रूप में स्वयं को जान रहे, जिस रूप में अपने आप को समझ रहे, वो। और पावर का मतलब क्या हुआ? जो दिखता, पर सारा खेल तो, सारा घुमाता कौन है? पावर ही।
तो आपको क्या लग रहा है, जो दिख रहा है वो हम है या जो नहीं दिख रहा है वो हम है? कितने को लगता है नहीं दिख रहा वो हम है? कितने को ऐसा लगता है? अच्छा, कितने को लगता है दिख रहा है वही ठीक है? अभी जो दिख रहा है वही ठीक है, यानी पार्ट से वही अपने सत्य है? अभी ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। और विचार करते हैं। तो हम अपनी जिस पहचान को लेकर के चल रहे हैं वो तो हमारी पार्ट्स वाली पहचान है, क्योंकि ये सारा क्या है, हमारे पार्ट्स है। और पार्ट्स तो लास्ट में भी क्या होता है, एज इट इज रह जाता है, पर रहता नहीं है पावर। तो अभी सबसे ज्यादा किसके बारे में जानने की जरूरत है? पावर के बारे में। फिर पता चलेगा सच क्या है और झूठ क्या है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, पावर में और पार्ट्स में? हाँ ठीक, हाँ जी, जी, हाँ, मतलब उसी दृष्टि से, हाँ। बात समझ में आई आपको? यानी अभी जब हम जिस पोजीशन में हैं तो यहां पर हमें सुख दुख का अनुभव हो रहा है, पर जब इसमें से पावर चला जाता है तो डिफरेंस और क्या दूसरा आ रहा है? एक तो क्रिया बंद हो रही है, एक डिफरेंस क्या आ रहा है, क्रिया बंद हो रही है, और दूसरा डिफरेंस क्या आ रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है। पार्ट्स तो है, पहले आप कील चुभो या सुई को चुभा दो तो किसको चुभाते थे, पावर को या पार्ट्स को? तो पार्ट्स क्या करता था, रिएक्शन देता था, कोई ना कोई क्रिया प्रतिक्रिया होती थी। अच्छा, लास्ट में भी पार्ट्स तो पड़ा है कि नहीं? सुई क्या पूरा ही भोंक दो तो तभी तो आप चीता पे ले जाके लेटा देते हो, नहीं तो थोड़ी कोई ले जाने देता। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कब कर पा रहे, क्या अब हो रहा है, इसमें क्या चेंज आया? पावर भी नहीं रहा, तो पावर के न होने से क्रिया भी नहीं हो रही, और पावर के न होने से अनुभूति नहीं हो रही है। क्या अनुभूति नहीं हो रही है, किस चीज की? सुख की और दुख की। ये डिफरेंस आया है कि नहीं आया, पहले इतना पकड़ो। ये हमारे अपने, हम जिसको अपना स्वरूप मानते हैं उसका जो स्टार्ट है और एंड है, उसमें जो डिफरेंस आया है वो हम वो पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तो ये आता है कि क्रियाएं बंद हो रही है, और दूसरा ये आ रहा है कि उसमें कोई सुख दुख की अनुभूति नहीं हो रही है। तो ये चीजें जो बंद हो गई और कुछ चीजें फिर भी रह गई है, तो इससे पता चल रहा है ये सारी चीजें किसके कारण हो रही थी? पावर के कारण। ये बात पकड़ में आ रही है आपको? तो पावर में और इसमें एक डिफरेंस पकड़ में आ रहा है कि इसको कोई अनुभूति नहीं होती और इसको अनुभूति होती है। ये बात पकड़ में आ रही है। व्यवहारिक रूप से एक दूसरी चीज पकड़ के देखो। आप जब घर बनाते हो तो घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाते हो? नक्शा। नक्शा ऑन पेपर या आजकल सिस्टम में जैसे भी आप बनाते हो, उससे पहले नक्शा कहां बनाते हो? दिमाग में। और नक्शे में क्या होता है, क्या अंदर बनाते हो, जरा बोलना। योजना। क्या होता है अंदर योजना में? कितनी जगह है, क्या क्या बनाना है, कहां बेडरूम, कहां बाथरूम, कहां किचन, ये सारा कहां बन रहा है पहले? तो भवन पहले कहां बनता है? यहां। और बाद में कहां बनता है? ऑन पेपर या बाहर। पर यहां बन रहा है, बात तो पक्की है। ऐसे ही दूसरी कोई भी चीज देखो कि आज का जो भोजन का मेनू था वो भी पहले कहां बना? यहां। और फिर कहां बना? वहां। तो सब चीज देखो तो पहले कहां बनती है? यहां और फिर वहां। एक एग्जाम्पल कोई ऐसा बताओ यहां ना बनी हो और वहां हो। एक एग्जाम्पल ऐसा ढूंढो कि जो यहां नहीं बना और वहां हो। एक्सीडेंटल कह रहे, वहां आते हम अभी, ये बात ठीक है, फिर भी एग्जाम्पल देना पड़ेगा उस एक्सीडेंटल का। ऐसी एक भी आपके व्यवहार की चीज दिखाओ, आप अपने व्यवहार की, मनुष्य के व्यवहार की, कि जो यहां नहीं बनी और वहां है।
कपड़ा ले लो, गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, जूते ले लो, मोबाइल ले लो, XYZ। अभी ये जो भी सिस्टम पूरी चल रही है, दुर्घटना छोड़ के, दुर्घटना में भी एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि दुर्घटना में भी क्या ऐसा होगा कि जो यहां नहीं और वहां हो गया। नहीं, उस रूप में नहीं, सर्जन के रूप में बात हो रही है, रचना के रूप में, सर्जन के रूप में बात हो रही है। ऐसी कोई भी रचना जो पहले यहां नहीं और वहां है, ये मैं कह रहा हूं, ऐसा रचना नहीं हो सकती है। एक्सीडेंट है वो एक अलग चीज है, वो तो आपने क्या, रचना नहीं हुई है वहां कोई। पर कोई भी चीज बन रही है तो वो कब बनती है, पहले उसको कहां बनना पड़ता है, यहां, और फिर हम उसको बनाते हैं वहां। तो यहां जो सारा चलता है उससे सारा निर्धारण होता है, क्या होगा, कैसा होगा, कहां होगा, कैसे नहीं, ऐसे होगा, वैसा होगा, यही तो होता है। और क्या होता है यहां, यही तो होता है ना, कि क्या जरूर है और क्या करना है, क्या जरूर है और क्या करना, ये यहां होता है, और उसके बाद वहां होता है। तो कोई भी रचना कब बनती है, सबसे पहले वो कहां होती है, मस्तिष्क में। तो यहां जो चीज है वो फिजिकल है क्या, वो फिजिकल नहीं है, और अभी वो ऐसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं है, और फिर भी यहां है, और उसके बाद कोई चीज अस्तित्व में आती है। तो ऐसा यहां रख करके वहां करना, ऐसा पार्ट्स कर सकता है या पावर? पकड़ में आ रही है बात? ये सोचने की बात होगी, नॉलेज की बात होगी, ये विचार की बात होगी, आवश्यकता की बात होगी, ये रिक्वायरमेंट्स की बात होगी, और उसको कैसे पूरा करना है इसकी बात होगी। ये सारी चीजें यदि यहां है तो ये काम किसका है, पार्ट्स का या पावर का? पार्ट्स कभी नहीं कर सकता, ये बात पकड़ में आ रही है। यानी जो चीज जिसको हम पार्ट्स कह रहे हैं उसका मतलब है जड़। पार्ट्स का मतलब क्या है, नॉन लिविंग। और जिसको पावर कह रहे हैं वो क्या है, चेतन, यानी उसको हम क्या कहेंगे, लिविंग। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, प्लान है, प्रोजेक्ट है, जो पहले यहां है, ये कौन रख सकता है, जड़ या चेतन? ये बात समझ में आ रही है? जड़ वस्तु कभी भी कि ये चीज ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, ये जड़ वस्तु कभी भी नहीं कर सकती। ये लक्षण किसका है, चेतन का है। आजकल सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी में आज कहां पहुंच गए हम, एआई। कितना एडवांस है, और हो सकता है आने वाले समय में एआई ऐसा ही लगने लगेगा जैसे जीता जागता क्या है, सामने कोई हमारे मनुष्य ही है, ऐसा ही लगने लगेगा। हम ऐसा ही विचार करने लगेंगे। तो एक आजकल की जनरेशन के युवा थे, उनसे चर्चा हो रही थी, तो एआई को इस रूप में बता रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे, तो बहुत ही खुले मन से चर्चा हो रही थी। तो उनके साथ हमारी यही चर्चा हुई, बात हुई, क्या कभी भी एआई, ठीक है, 1000 काम आपके कर देगा, आपको वो भाप करके भी आपको क्या जरूर है उसको भी क्या करेगा, वो पूर्ण कर देगा, पर फिर भी उसकी अपनी लिमिटेशन है कि नहीं है? कितना कर पाएगा वो, जितना अंदर डाला हुआ है उतना, उससे आगे का वो नहीं कर सकता। दूसरी बात, वो ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये सोच पाएगा क्या? हमें कहते हैं ना, इंसान की तरह हो जाएगा, पर वो ऐसा कर रहा है, इससे क्या खुशी होगी और न करने से क्या दुख होगा, ये फीलिंग्स आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है, जबकि फीलिंग्स होती तो है। तो इससे पता चलता है ये फीलिंग्स जो रखता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, चेतन, पावर, और जिसमें नहीं है उसी को हम क्या कहते हैं, नॉन लिविंग। तो डिफरेंस खाली क्लियर करना चाह रहा हूं, लिविंग और नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग किसे कहेंगे, जो प्लान नहीं कर सकता, जो अनुभूति नहीं कर सकता, जो स्वयं इच्छा पूर्वक या विचार पूर्वक कुछ सिस्टमेटिकली कोई काम नहीं कर सकता, उसे क्या कहेंगे, जड़। और दूसरी ओर आए, जो अनुभव कर सकता है, प्लान कर सकता है और क्रिया भी
कर सकता है और करवा भी, उसे क्या कहेंगे? चेतन, पावर। ये डिफरेंस क्लियर हो रहा है या इसमें किसी को डाउट है? ये क्लियर हो रहा है आपको? चेतन और जड़। तो जिसको हम ये कह रहे हैं कि ये चेतन है, लिविंग है, तो ये तो पता चल रहा है कि वो अनुभव कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पर उसका अपना कोई स्वरूप भी होगा कि नहीं होगा? जैसे जड़ वस्तु होती है तो उसका अपना कोई स्वरूप है कि नहीं है? लाल, पीली, मोटी, नरम, कठोर, जो भी है, सारी चीजें जो दिखती हैं, तो ये जो है उसका अपना, भले दिखता नहीं है पर उसका अपना कोई स्वरूप होगा कि नहीं होगा? पहचानने के लिए कोई स्वरूप तो चाहिए ना। और दूसरा, उसके अपने लक्षण भी चाहिए और स्वरूप भी चाहिए। तो लक्षण में क्या आएगा उसके? ये कुछ लक्षण तो आपने बोल ही दिए कि अनुभव करता है, और अनुभव में किन किन चीजों को करता है? सुख और दुख। तो दो चीजें पकड़ में आ रही है कि जहां भी लिविंग होगा वहां सुख की अनुभूति होगी और वहां दुख की अनुभूति होगी। दो बात तो आ ही रही है। तीसरा क्या होगा? वो क्या करेगा? क्रिया करेगा। जहां भी ये रहेगा वहां क्या करेगा? क्रिया करेगा। पर क्रिया किस चीज से होती है? इच्छा से। क्रिया भी, क्रिया के लिए क्या चाहिए? इच्छा। क्रिया का मतलब है प्रयत्न। क्रिया को यहां पे आध्यात्मिक रूप में क्या कहते हैं? प्रयत्न। तो प्रयत्न भी कब होता है? उसके पीछे क्या चाहिए? इच्छा। तो और एक चीज इसकी पकड़ में आ रही है। और इच्छा भी किस रूप में करेगा वो? हानि और लाभ की। तो हानि और लाभ का क्या चाहिए उसे? नॉलेज। तो इच्छा भी किस रूप में होगी? जैसा क्या होगा? ज्ञान। तो उसके पास क्या होगा? ज्ञान भी होगा। और इससे आगे और देखो तो उसको कुछ तो चाहिए और कई कुछ चीजें तो नहीं चाहिए। तो जो चीज नहीं चाहिए उसके प्रति उसका क्या होगा? द्वेष, मतलब अप्रीति। वो उसको नहीं चाहेगा। ये लक्षण भी घटेगा। और क्या घट रहा है देखो? राग ही इच्छा है, प्रीति। प्रीति को ही राग कहते हैं। यानी वो वाला राग एक अलग है, ये वाला राग एक अलग है। प्रयत्न, तो ये आ गया। फिर से मैं गिनाता हूं, देखो। प्रयत्न कब होता है? इच्छा होने पर। इच्छा कब होगी? ज्ञान होने पर। और ज्ञान किस चीज का होगा? या तो सुख का और या तो दुख का। और दुख होगा तो क्या करेगा? अप्रीति। तो ये चीजें पकड़ में आ रही है। तो जहां लिविंग होगा, कोई चेतन होगा, वहां पे क्या होगा? ये चीजें दिखेगी। ये उसमें घटनी चाहिए या घटेगी। तो देखो जरा, जहां जहां लिविंग होता है वहां ये होती है नहीं होती है? इस चीजें, ये लक्षण देखने को मिलते या नहीं मिलते? चींटी ले लो, कोई छोटे से छोटा और कोई पशु पक्षी कीट पतंग ले लो, इन सब के अंदर ये चीजें घट रही है। उनको सुख दुख होता है, इच्छाएं होती हैं, प्रयत्न करते हैं। इन्हें भी दुख होता है तो दुख से बचते हैं या भागते हैं। तो ये लक्षण वहां मिल रहे हैं। और क्या घट रहा है? ऐसा लग रहा है कि चेतन हो और वो चीज वहां हो। क्या लगता है आपको? और कोई चीज घटती हुई ऐसा लगता है? क्या घटता है? आजकल के आपके एजुकेशन में भी कुछ चीजें ऐड की गई है लिविंग को लेकर। उसमें और क्या लक्षण देखने को मिलता है? ब्रीदिंग, श्वास और प्रश्वास को भी गिनते हैं आजकल। ये भी कई चीजें गिनी जाती है कि वो श्वसन करेगा, श्वास लेगा और श्वास छोड़ेगा। और भी कुछ लक्षण, जहां चेतन होगा वहां और भी कुछ लक्षण और क्या दिखते हैं आपको? वृद्धि, विकास। चेतन होगा उसमें क्या देखने को मिलेगी? वृद्धि और विकास। और भूख प्यास जो है उसको हम उस रूप में तो, क्योंकि भूख प्यास क्या होगा? सुख दुख के अंतर्गत आ जाएगा। जब भी उसका अभाव होगा तो दुख होगा और भाव होगा तो सुख होगा। उसको हम उसके अंतर्गत ले सकते हैं। और भी चीज है, जैसे आंखों की पलक झपकाना और खोलना। ये लक्षण किसका है? ये चेतन का लक्षण है। पलक झपकाना और पलक खोलना, जिनकी भी आंखें हैं। तो ये लक्षण भी किसका घट रहा है? चेतन का है।
तो जहां जहां चेतन होगा वहां ये लक्षण होगा। तो देखो अब जिस बॉडी में से चेतन निकल गया है वहां ये चीजें होती या नहीं होती है? हमने चेतन को देखा है क्या? तो हम किस आधार पे चेतन को यहां जान रहे हैं? लक्षणों के आधार पे कि ये चीजें बंद हो गई, इन चीजों की इसमें कमी आई है। इसका मतलब ये चीजें उसके होने से थी और नहीं हो रही है, इसका मतलब ये उसके न होने से नहीं है। तो ये चीजें किसकी हुई? जो नहीं है उसकी हुई। जैसे आपके पास लाइट है, अभी जल रही है तो प्रकाश होगा, और मान लो लाइट है पर प्रकाश नहीं है, तो ये किसके कारण हो रहा है? कौन नहीं रहा अब? करंट, पावर नहीं है। तो ये लाइट किसके कारण थी? पावर के कारण। और अब यहां अंधकार है, पावर, यहां प्रकाश नहीं है, तो किसके अभाव में हो गया? पावर के न होने से। तो बिल्कुल यहां यही तो हुआ, और क्या हुआ? इसमें सारी गतिविधियां चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, तो ये किसके होने से हो रहा था? चेतन के। और बंद हो गया तो ये किसके कारण अब हो गया? उसके न होने से। तो ये लक्षण किसके हुए? चेतन के। अभी ये किसके लगते हैं? अभी ये किसके लगते हैं? अभी तो ये किसके लगते हैं? यानी ये चेतन भी मैं ही हूं, खाता भी मैं ही हूं। इसलिए मैंने कहा था कौन खा के आया? अब बताओ कौन, किसने खाया था? दोपहर की रोटी किसने खाई? रोटी किसने खाई दोपहर की? इसका जवाब दो। यदि ये बात समझ में आई तो जवाब होगा। ये तो फिलोसॉफी कर रहे हैं आप। रोटी किसने खाई यार दोपहर की? किसी एक का ईमानदारी से बताओ। हैं? शरीर ने खाई माता जी? चेतन की वजह से बेचारे शरीर को खानी पड़ी, नहीं तो शरीर को खाना नहीं चाहता था। ये तो बेचारा ऐसे ही मरा। अच्छा, शरीर को कहा अच्छा तू खाना खा ले, भूखा हुआ होगा। अच्छा। तो रोटी किसने, कितने लोग मानते हैं रोटी शरीर ने खाई? कितने लोग ऐसा मानते हैं? कितने लोग ऐसा मानते हैं रोटी आत्मा ने खाई? कितने लोग ये मानते पता ही नहीं चल रहा है कौन खा गया? वो बेचारा सोचेगा बिल किससे लूं? आप कहेंगे भाई मुझे पता ही नहीं है, यहां आता है पर कौन खा के जाता है? थाली तो ले रहा हूं पर पता नहीं है कौन खा के जा रहा है। तो रोटी यदि शरीर खाता तो अंतिम अवस्था जब आई जीवन की, तब भी शरीर है कि नहीं है? रोटी की जरूर है क्या उसे? तब शरीर खाएगा क्या रोटी? नहीं लेगा, नहीं पानी लेगा, नहीं रोटी लेगा, ये नहीं लेगा। तो रोटी कौन खा रहा था? कौन खा रहा था? चेतन ही खा रहा था। और इसलिए जैसे गाड़ी होती है तो गाड़ी के अंदर पेट्रोल कौन खाता है? गाड़ी में आप पेट्रोल भरवाते हो तो पेट्रोल कौन खा रहा है? उस पेट्रोल को खर्च कौन कर रहा है? उपयोग कौन कर रहा है? उस पेट्रोल का उपयोग कौन कर रहा है, गाड़ी या ड्राइवर? डाल तो गाड़ी में रहे हो, उपयोग कौन कर रहा है? क्योंकि डालना किस लिए है? उपयोग के लिए। उपयोग कौन कर रहा है? ड्राइवर कर रहा है। यदि गाड़ी खाती होती तो बिल किसको देना चाहिए? देता कौन है? तो किसका माना जाएगा है खाया हुआ? ड्राइवर का ही माना जाएगा। तो यहां भी जो भी खाया है उसका हिस्सा भी किससे लिया जाएगा? ड्राइवर से ही लिया जाएगा।
जो भी खाया पिया है, गाड़ी से कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, सारा हिसाब उस ड्राइवर से लिया जाने वाला है। तो हम तो अभी बस ये समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ये हम अपने जिस स्वरूप को समझ के चल रहे उसमें अंतर तो है। ये हम केवल यहां विचार रख रहे हैं, आपको और अपने आप विचारना है। ये केवल उस दिशा में, उस डायरेक्शन में सोचने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जीवन का एक ये भी सत्य है। इन प्रश्नों के उत्तर भी अनिवार्य है हमारे लिए कि वास्तविकता जीवन की क्या है, मैं जड़ हूं या चेतन हूं। तो आपको क्या लग रहा है, जो रह गया वो हम हैं या जो चला गया वो हम हैं? और पूरे जीवन के समय में आप देखो, कल मान लो कोई मिलने आया हो घर पे, हमारे कोई किसी के घर पे गया और वहां उसने बोला भाई रामजी भाई हैं, तो बोला हाँ ये अंदर बैठे हैं। वो मिला, बोला, बातचीत हुई, अच्छा ठीक है कल आ जाना फिर 5 बजे। अब दूसरे दिन 5 बजे वो आया तो देखा कुछ लोग सफेद कपड़े पहने हुए खड़े हैं, और उसने, अब वो भी समझ गया कुछ गड़बड़ है, तो बेचारा ने आके पूछा क्या हुआ। तो जो बताने वाला वो क्या बोलेगा, रामजी भाई। तो सो रहा वो कौन है? पूरा जीवन रामजी भाई किसको कहा हमने? पूरा जीवन रामजी भाई किसको कहते रहे? और वो अंदर रामजी भाई तो लेटे हुए, अभी चिता पे नहीं गए, वो अभी घर पे लेटे हुए, और वो पूछ रहा है कि क्या हुआ। तो आप क्या कहते हो, रामजी भाई चले गए। तो वास्तव में रामजी भाई चले गए हैं या रामजी भाई लेट रहे हैं? कितने लोग मानते हैं चले गए वो रामजी भाई, लेटे वो नहीं है? कितने लोग ये मानते जो लेटे हुए वही रामजी भाई है? आधार कार्ड किसका माना जाएगा, चले गए उनका या लेटे हुए उनका? तो व्यवहारिक व्यवस्था में तो वही रामजी भाई थे, पर सच बात यह है पूरा व्यवहारिक जीवन में रामजी भाई जिनको कहते रहे, पर लाइफ के उस टाइम हम भी कितने सत्यवादी हो जाते, उस टाइम जीवन का सबसे बड़ा सच हम बोलते कि रामजी भाई। अब बताओ, यदि ये वास्तव में रामजी भाई थे और आप चले गए कह रहे तो आप झूठे नहीं हो। और यदि आप ये कह रहे हो ये सच है कि रामजी भाई चले गए, तो जिसको जीवन भर रामजी भाई कह के पुकारा वो क्या था, और स्वयं को भी रामजी भाई मानते रहे। इसको, इस हुरियों को ही तो पूरा जीवन क्या मानते रहे हम, रामजी भाई, जबकि ये वास्तविकता नहीं थी। वास्तविकता तो ये थी वो उससे अलग थे। ये बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? तो हम इससे अलग तो है, और ये हमारे कुछ लक्षण भी है, ये हमें पता चल रहा है। अच्छा, दूसरा देखो, जो लिविंग है वो तो पता चल रहा है, लिविंग के क्या लक्षण होते हैं वो भी पता चल रहा है। जो भी लिविंग होते हैं वो सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, क्या लगता है आपको? सबका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है, वो सेम होगी या अलग अलग, क्या लग रहा है? जहां भी लिविंग होगा वहां सब में सेम मिलेगा या डिफरेंट मिलेगा? सेम मिल रहा है कि अलग अलग? मतलब जहां भी लिविंग निकलेगा वहां सेम चीज देखने को मिलेगी या अलग अलग? सेम। और जहां भी लिविंग मिलेगा वहां वो चीज भी हमें कैसी देखने को मिलेगी? तो इससे क्या पता चल रहा है, लिविंग कैसे होते हैं? एक जैसे। लिविंग कैसे होंगे? एक जैसे। एक कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि सब जगह लक्षण कैसा मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है, एक जैसा ही मिल रहा है। तो इससे पता चला कि लिविंग जो भी होगा वो एक जैसा होगा, और सबके लक्षण क्योंकि समान है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि लिविंग होता है वही लक्षण और सब एक जैसे ही होते हैं। अब इससे हमें और क्या पता चल पाता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि लिविंग जो होता है वो कंटिन्यू रहता है या उसका एंड उसका भी हो जाता है? जो इसमें से चला गया, हम कहते हैं ना पावर चला गया, रामजी भाई तो चले गए का मतलब क्या है? खत्म हो गया या है? दो पॉसिबिलिटी है ना, या तो वो क्या हो गया, खत्म हो गया है, और या तो वो है। तो क्या लग रहा है, वो रामजी भाई जो चले गए हैं, तो जैसे शरीर तो रह गया पर रामजी भाई नाम का पूरा अस्तित्व ही जो चेतन था
वो खत्म हो गया या वो है? मतलब कहीं यहां नहीं है, मतलब और तो कहीं। तो एक दूसरा सच भी हम साथ में बोलते हैं कि चले, ये नहीं कहते मर गए या खत्म हो गए, ये नहीं कहते कि ये खत्म हो गया या सत्यानाश हो गया, ऐसा नहीं कहते। क्या कहते? वो चले गए का मतलब क्या है? पहले यहां रहते थे, अब नहीं रहते, अब कहीं और रहने चले गए, यानी कहीं और चले गए हैं। तो मतलब हम इसको, इस बात से भी क्या पता चल रहा है, हम इनको कंटिन्यूटी इसमें मान रहे या नहीं मान रहे? तो ये तो खाली हम इस उदाहरण में से ये ऐसा ढूंढ रहे, पर वास्तव में क्या लगता है, ये होगा कंटिन्यू या नहीं होगा? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या लग रहा है? दो शक्यता, या तो खत्म हो गया और या तो वो है। तो क्या शक्यता है? तो होगा तो पता कैसे चलेगा? यदि होगा तो पता कैसे चलेगा? यदि वो है तो पता कैसे चलेगा? आया है, वो तो ऐसा भी हो सकता है ना कि इस शरीर के साथ वो भी सब्जी में टेस्ट उत्पन्न हो गया। व्यवस्थाओं की भिन्नता, प्रारंभ में जो विविधता है, जो चला गया और फिर कोई आ भी रहा है ना, जा रहा वैसे आ भी रहा है। तो जहां जहां आ रहा है वहां वहां एक समानता नहीं। जो शुरू में बात बताई, एक शक्यता तो ये भी है, साथ में ये भी ले लेते हैं। कोई लोग ये कहते कि वो आया था तो मतलब वो गया था तभी तो आया था। इसके लिए एक उदाहरण सूर्य का आपने पहले सुना हो तो अच्छा देते हैं कि जो सूर्य है कहां निकलता है? पूरब में निकलता है। अस्त कहां होता है? पश्चिम में। फिर दूसरे दिन कहां निकलता है? अस्त कहां हुआ था? पूरब में जो निकला, पश्चिम में अस्त हुआ, वही पूरब में निकला है या कोई नया निकला है? किसने देखा? किसने देखा? सैटेलाइट में आजकल आ रहा है, सैटेलाइट से पता चल रहा है, इसलिए वो तो प्रमाणिक हो जाता है। जो सूर्य पूरब में कल निकला था वो पश्चिम में अस्त हुआ, और क्या हुआ? वही सूरज क्या हुआ? पश्चिम से पूरब में गया है। बात पकड़ में आ रही है आपको? तो हमने पूरब से उसकी पश्चिम की जर्नी तो देखी है, पर कौन सी जर्नी नहीं देखी है? पश्चिम से पूरब की नहीं देखी है। पर फिर भी जो निकला है वो कौन सा वाला है? वही वाला है या दूसरा वाला है? वही वाला है। तो ऐसे ही क्या हो रहा है, हमने ये जर्नी तो देखी है इस शरीर में आने से लेकर के मरने तक की, पर यहां से निकलकर दूसरे में जाने की जर्नी नहीं देखी है। पर निकला कौन सा है? जो यहां से गया वही वहां पे आया है। और लिविंग और नॉन लिविंग के दोनों के लक्षण अलग है। इसलिए एक है जो अमीबा वाली थियरी है, डार्विनवाद, कि जो इसमें बताते हैं कि एक केमिकल रासायनिक प्रक्रिया से जो उसमें चेतना या जीव जो प्रकट हुआ, या अमीबा एक कोषीय जीव जो उत्पन्न हुए और उसे क्रमशः हुआ, तो ये जड़ का लक्षण है या चेतन का? ये जो उत्पन्न होने की प्रक्रिया है, जड़ का लक्षण है या चेतन का? ये जड़ का है। और हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? चेतन की। क्योंकि जड़ के और चेतन के लक्षण का डिफरेंस ये बता रहा है कि जड़ वही है जो अनुभूति नहीं कर सकता और चेतन वही है जो अनुभूति कर सकता है। तो जड़ से चेतन उत्पन्न होना संभव नहीं है। अब करेले का हलवा कैसे मीठा बना दोगे? हैं? करेले का मीठा हलवा कैसे हो जाएगा? तो फिर भी डालना तो क्या पड़ा? उसमें मीठा लाने के लिए भी डालना क्या पड़ा आपको? शक्कर ही ना। तो मीठापन तो कहां से लाओगे? तो जड़ में से चेतना उत्पन्न नहीं हो सकती है और चेतना में से जड़ नहीं हो सकता। ये दोनों अलग चीज है। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि जड़ में से क्या उत्पन्न हो गया, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि जड़ कहते ही उसको है जिसके अंदर कोई अनुभूति, तो जो चीज कारण में नहीं होती वो कभी कार्य में नहीं आती है। इसलिए चेतन अलग, जड़ अलग है। तो इससे पता चलता है कि यहां से जो गया है वो चेतन है, और वो चेतन है और यदि कंटिन्यू है तो वो कहीं ना कहीं हमें मिलेगा भी।
तो हम ये देखते हैं शरीर में जो आता है वो उत्पन्न जड़ से नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, वो कहीं से आया है, ये पश्चिम से पूरब की जर्नी करके आया है, वो चेतन है। और दूसरा इससे और भी पता चलता है सभी चेतन की आवश्यकता एक जैसी है, अलग अलग है? एक ही जैसी है। सब क्या चाहते हैं? सभी सुख चाहते, शांति चाहते, आनंद चाहते, मान चाहते, सम्मान चाहते, अधिकार चाहते, अच्छा चाहते, बुरा कोई नहीं चाहता है। हम सब यही चाहते हैं, पर फिर भी हमारे पास होता नहीं है। तो इससे क्या हमें पता चल रहा है कि यहां जो चेतन आते हैं, रोज के कितने चेतन आते हैं जी? इस पृथ्वी पर कितने करोड़ों आते होंगे। रोज के कितने चेतन आते हैं जी? करोड़ों आते हैं। सबको एक जैसा मिल रहा है या अलग अलग मिल रहा है? अलग अलग मिल रहा है ना। तो उससे क्या पता चल रहा है? चाहते सब एक जैसा पर मिल रहा अलग अलग। तो इसका कोई भेद करने वाला कारण होगा कि नहीं होगा? उसका कोई कारण तो होना चाहिए कि बिना कारण हो सकता है क्या कुछ भी? ये डिफरेंस बिना कोई कारण के हो सकता है? नहीं, कारण के बिना कोई चीज कभी भी नहीं होती। तो इससे पता चलता है इसका कोई ना कोई कारण तो है। जरा आप ही सोच लो, बंबई में सबसे पोज एरिया कौन सा माना जाता है सबसे अच्छा? वाल्केश्वर। और सबसे धारावी नीचे में नीचे है ना, है मुमरा, धारावी, मुमरा, वाल्केश्वर। तो ये एरिया, तो आप वाल्केश्वर में कभी गए तो होंगे, तो वहां जाते क्या सोचते, वहां क्या देखते आप? हैं? बड़े भवन, फैसिलिटीज और ये सारा देखते हैं आप, हैं? ये सब देखते हैं। और यहाँ पे मुमरा में जाते हो तो झुग्गी झोंपड़ी, ये सारा देखते होंगे। कभी देखा होगा तो टीवी में देखा होगा, जैसे भी मोबाइल में। तो ये देखकर आपको क्या विचार आता है? वाल्केश्वर नसीब वाला ये विचार करोगे, इन्होंने पैसे इकट्ठे कर रखे दबा के, क्या विचार करोगे? माल कमाया हुआ आदमी है। यानी वाल्केश्वर में कौन रहना, बंबई में कितने लोग वाल्केश्वर में रहना चाहेंगे और कितने मुरमुरा में? मुमरा में कितना रहना चाहेंगे और वाल्केश्वर में चाहेंगे? आपको चॉइस दी जाए कहां रहना चाहते हो तो कहां रहना चाहोगे? सारे लगभग वाल्केश्वर में ही रजिस्टर करवाएंगे, मुमरा में कोई नहीं जाएगा। ठीक है, अब विचारने की बात यह है कि वाल्केश्वर में सब जाना चाहते हैं, यहां नहीं चाहते हैं। तो वाल्केश्वर में जो है फैसिलिटीज वो कब मिली है उनको? वाल्केश्वर वालों के पास ये चीजें किस कारण से है? धन के कारण से। और उनके पास ये धन किस कारण से है? पुरुषार्थ के कारण है। ये बात पकड़ में आ रही है आपको? यानी वाल्केश्वर में रहने के लिए कौन जा सकता है? पुरुषार्थ जिसने किया है, जिसने श्रम किया है, मेहनत की है, दम लगाया है, वो तो कहां रहेगा? तो वाल्केश्वर वालों को देख करके आप इतना तो समझ ही जाओगे ना, कोई बड़ा धंधा सेठ तो है, कोई बड़ा काम धंधा बिजनेस तो होगा इसका। और मुमरा को देख के क्या विचार करोगे? इंग्लिश भले बोलना ना है पर शाम को इंग्लिश जरूर पीता होगा। ये खाना पीना अपना मस्ती और पता नहीं ना एजुकेट और कोई अच्छी चीज मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। आलसी, प्रमादी, गप्पीबाज जो भी कहो, उतना पुरुषार्थी आपको नहीं दिखेगा। तो आज जो जहां है, तो ये प्रत्यक्ष क्या कह रहा है हमें? डिफरेंस किस कारण आ रहे? पुरुषार्थ के कारण। तो विचार करो, इच्छा सबकी वाल्केश्वर में है, पर फिर भी सब वहां नहीं है। कोई इधर, कोई उधर, कोई इधर, कोई उधर, पूरे बंबई में फैले पड़े हैं चारों तरफ। कोई मिडिल क्लास में, कोई नीचे है, कोई ऊपर है। तो यहां भी तो यही हो रहा है। वाल्केश्वर में भी कितने लोग आना चाहते हैं? सभी। पर आ पा रहे क्या? और यहां पर भी कितनी अलग अलग जगह पथरे पड़े हैं। कोई अच्छे में है, कोई मिडल में है और कोई निम्न में है। सब जगह अलग अलग है। ये डिफरेंस प्रत्यक्ष चीज हमें क्या बताती है? कब आता है? चलता है, आगे चल रहा है। तो जैसे जो चीजें मिली उसमें पुरुषार्थ करने पर कोई आदमी किसी काम को जल्दी से कर रहा है। कोई मैथ्स को जल्दी से समझ लेता है,
कोई ड्राइंग को जल्दी से समझ लेता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका पुरुषार्थ ज्यादा है, उसका ड्राइंग में ज्यादा है। और यदि बचपन से यदि ये कोई कर रहा है तो उसने यहां तो अभी ना मैथ्स का ना ड्राइंग का कोई पुरुषार्थ किया है, तो इसका मतलब ये कहां किया है? ये पहले का है। इस कारण ये इस सब्जेक्ट को जल्दी समझ रहा है, वो उस सब्जेक्ट को जल्दी समझ रहा है, ये इस विषय में अधिक है, वो इन गुणों वाला है, वो इन स्वभाव वाला है। तो ये डिफरेंस भी किस कारण आ रहा है? आत्मा के पुरुषार्थ के कारण, आत्मा के नित्य होने के कारण। क्या इससे पता चल रहा है? आत्मा कैसी है? नित्य है, उससे यह हमें पता चल रहा है। अंतिम एक बात लेकर समाप्त कर देंगे। तो आत्मा नित्य है, इन लक्षणों वाला है, चेतन है। ये आप जो भी कहो, आत्मा कहो, चेतन कहो, पावर कहो, कुछ भी कहो, कोई झगड़ा नहीं है, पर अलग चेतन है, इतना मूल पकड़ लो, ठीक है। अब वो है तो उसका अपना भी कोई एक स्वरूप तो होगा कि नहीं होगा? अभी स्वरूप तो बाकी है उसका। तो हमने देखा सभी आत्माएं कैसी है? चेतन, एक जैसे है। तो एक जैसी आत्माएं होगी तो कितनी लंबी चौड़ी होगी? सभी आत्माएं यदि एक जैसी है तो कितने सेंटीमीटर की, फीट की, किलोमीटर की होगी? क्या लगता है? सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर तो होगी ना? एक सुई की, तो मतलब सुई की नोक जितनी होगी। मतलब कैसी होगी? सूक्ष्म। सूक्ष्म का तात्पर्य एक उदाहरण शास्त्रों में अच्छा बताते कि बाल लो एक, उस बाल का एक टुकड़ा करो, तो उस एक टुकड़े के 100 टुकड़े करो। कितने कर दो? उसमें से एक टुकड़ा लो, फिर उसके 100 टुकड़े कर दो, फिर उसमें से एक टुकड़ा लो, उसके 100 कर दो, फिर उसमें से एक टुकड़ा लो, उसके भी 100 कर दो, फिर उसमें से एक टुकड़ा लो, उसको भी 100 कर दो। बंद हो जाऊं अब? तो मतलब इतनी सूक्ष्म होगी। बात समझ में आ रही? मतलब कल्पना से परे, इतनी सूक्ष्म। और ये हमें कैसे पता चल सकता है कि इतनी सूक्ष्म होगी? सबसे छोटे से छोटा लिविंग जीव, मतलब जो जीव है वो कौन सा है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सबसे छोटे से छोटा। तो उसके अंदर विचार करो, वो तो उसका बॉडी है, बैक्टीरिया का वो तो क्या है? बॉडी। तो आत्मा उससे कितनी होगी? बैक्टीरिया को भी आपको किस में देखना पड़ता है? माइक्रोस्कोप में। तो आत्मा उससे भी कितनी होगी? सूक्ष्म। क्योंकि सब आत्मा एक जैसी, तो इतनी सूक्ष्म होगी, तभी क्या हो सकता है कि आत्मा बैक्टीरिया में रह सकती है, नहीं तो संभव नहीं है। और एक जैसी नहीं होती तो हाथी की आत्मा को उधर कैसे घुसोड़े हुए, और बैक्टीरिया की आत्मा को हाथी में डालना पड़ा, क्या होगा? हिलेगा ही नहीं हाथी। तो ये विचारने की बात है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि सब आत्माएं कैसी हैं? एक जैसी है, अलग अलग, पर सबका जो लक्षण है वो कैसा है? सबका एक जैसा, वो सूक्ष्म है। और वजन कितना होगा? अंतिम प्रश्न। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम? आपका कितना वजन है? आपका वजन तोला तो होगा ना? 20 है, 85, 55, 45। अभी तोला तो होगा ना अपने आप को कभी? है तो अभी कुछ तो वजन होगा हमारा, है? तो ये पूरे का है या आत्मा का है? अभी जो वजन आ रहा है, ये किसका आ रहा है? अपना है या शरीर का है? तो आत्मा का कितना होगा? किसी के रिसर्च ने ऐसा कहा था, कांच की पेटी में मरते हुए आदमी को रखा, बताते हैं ऐसा, और वो आदमी मर गया तो 30 ग्राम की कमी आई। कितनी? तो रिजल्ट क्या निकला? आत्मा का वजन कितना है? 30 ग्राम में बैक्टीरिया कितने आ जाएंगे? यदि आत्मा का वजन 30 ग्राम होगा तो 30 ग्राम में कितने बैक्टीरिया आ जाएंगे? कितनी आत्माएं आ जाएगी? तो आत्मा, वजन भौतिक चीज का होता है, अभौतिक का वजन। तो आत्मा के अंदर ऐसा कोई वजन नहीं होता है। तो ये कुछ अपने वो स्वरूप की है जिस स्वरूप के साथ हम रहते हैं पर उससे परिचित नहीं है। तो उसको ये थोड़ा हमने समझने का प्रयास किया। एक छोटा सा विराम लेकर पुनः हम सभी उपस्थित होंगे। एक बार सभी सीधे होकर बैठेंगे।